हेलो फ्रेंड्स, धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैं आपको देने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। सभी यूनिवर्सिटियों में इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन सेट करके पूछे जा रहे हैं। ओनली 25 क्वेश्चंस आई एम गिविंग टू यू मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ही तरह से आप इसको समझ जाएंगे और इसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिनके मार्क्स 20 मार्क्स होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं मित्रों। इस है तो हम देखते चलेंगे कि इसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न खंड आ के रूप में लिखना होगा, जो कि खंड आ के रूप में आपसे क्वेश्चंस किया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पावे और उससे अच्छे अंक प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त कर पावे मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक सूत्र है, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बन रहा है मित्रों। इसमें आपको लिखना है कि काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक पक्ष है। काव्य हेतु 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है काव्य और दूसरा है हेतु, यानी काव्य एवं हेतु से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें काव्य का अर्थ है कविता एवं हेतु का अर्थ है कारण। ये 2 चीजें हमको जानना है, यानी काव्य का मतलब होता है कविता से और दूसरा जो हेतु है, हेतु का मतलब होता है कारण से। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पूरी तरह से आपको समझना है कि काव्य की उत्पत्ति का कारण क्या है। काव्य हेतु का जो अर्थ बनता है वो यही है कि काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना या काव्य प्रणयन की क्षमता, जिसको सामर्थ्य कहते हैं, उत्पन्न कर देने वाला कारक या कारण काव्य हेतु कहलाता है। ये हमको लिखना होगा। ये साधन ही काव्य को काव्य प्रणयन में सक्षम बनाते हैं, यानी काव्य प्रणयन का मतलब काव्य को रचने में सक्षम बनाते हैं मित्रों। इन्हें ही साहित्य का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। अन्य शब्दों में काव्य कार्य है, जिसको हम समझ सकते हैं कि अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो काव्य कार्य है एवं हेतु क्या है, कारण। किसी भी कार्य को कारण से अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से काव्य को हम क्या मान रहे हैं, कार्य, और हेतु को क्या मान रहे हैं, कारण मान रहे हैं। जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरणाओं के विषय में अत्यंत प्राचीन काल से ये हम समझते चले आ रहे हैं कि इसमें जो है ये विचार आता चला आ रहा है। प्राचीन काल से लोग ये समझ रहे हैं मित्रों कि विचार होता आ रहा है इस पर कि उसी प्रकार काव्य की प्रेरणाओं की विवेचना भी आवश्यक होती है, यानी आवश्यक है। यद्यपि इस विषय में एकमत होने की संभावना नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रेरणा की दृष्टि से स्वयं कवियों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। ये हमको अध्ययन करने से मिलता है कि जो कवियों का दृष्टिकोण होता है, जो कवियों का विचार होता है, वो हमको विवेचना जब हम करते हैं, काव्य की प्रेरणाओं की विवेचना करते हैं, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। इसमें आप देखेंगे बाबू गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय ने इससे संबंधित अपने तर्क को दिया है। हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पूरी तरह से आप इस परिभाषा को समझ लेंगे कि बाबू गुलाब राय ने क्या लिखा है मित्रों। ये लिखने पर आपको पूरे के पूरे नंबर प्राप्त होंगे। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। अलंकार की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। पहली चीज तो ये जानना है हमको। दूसरे शब्दों में अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, एक आभूषण के रूप में होता है। जैसे कविता का अलंकार होता है, और उसी तरह से शरीर में हम जब आभूषण को धारण करते हैं तो हमारी शोभा बढ़ जाती है। उसी तरह कविता में भी जब हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो अलंकार जो होता है एक आभूषण का कार्य करता है। अलंकार जो है काव्य का आभूषण होता है, और आभूषण जो होता है मित्रों, जिसे किसी भी व्यक्ति को हम आभूषण से
ओतप्रोत कर दें, आभूषण पहना दें तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से अलंकार होने पर काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इसमें श्रृंगार, सजावट आदि आते हैं। साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से बना है, ये हमें ध्यान रखना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। तो वो दो प्रकार कौन है? ये जो दो प्रकार बताए जा रहे हैं, इसमें पहला आपको ये जानना है अलंकरीतीत अलंकार, यानी अलंकरीतीत अलंकार। अलंकरित इत अलंकार मतलब इसका मतलब यह जो अलंकृत करता है वही अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। पहली चीज तो हमको ये जानना है मित्रों। इसके पश्चात आप देखेंगे जो दूसरा बिंदु है, इस दूसरे बिंदु में अलंक्रियते अनेने अलंकारा, अर्थात अलंक्रियते अनेनेत्य अलंकारा, अर्थात जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित हो उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। ये हमें नहीं भूलना है मित्रों, पूरी तरह से आप इसको समझेंगे। आचार्य भामह के अनुसार वक्रा अवधीय शब्दों अक्तिष्टा वाचम अलंकृतः अलंकृति ही, तो इसमें बताया है आचार्य भामह के अनुसार कि वक्रा अवधीय शब्दोक्तिष्टा वाचाम अलंकृति ही, अर्थात शब्द और अर्थ की वक्रतापूर्ण उक्ति की को अलंकार कहते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझ लेंगे कि शब्द और अर्थ की वक्रतापूर्ण उक्ति जो होती है उसी को अलंकार कहते हैं। रुद्रट के अनुसार इन्होंने बताया है कि अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकार, यानी अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकार, अर्थात कथन की विशेष पद्धतियां ही अलंकार हैं। तो ये इन परिभाषाओं को हमें विशेष रूप से लिख देना होगा। यदि हम इसको लिख देते हैं तो हमें पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो अब हम आपको तीसरे क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकार के ही विषय में इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है मित्रों, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है, जिसको कि आप पूरी तरह से समझें। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के भेद आपको बताना है। इसमें BA 5th सेमेस्टर हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ये क्वेश्चन सारे आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें प्रथम ये जो तीसरा क्वेश्चन है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। इसमें पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। ये 3 अलंकार को हमें नहीं भूलना है। बहुत ही शार्ट में आपको इसको दिमाग में रखना है पूरी तरह से कि ये 3 अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में मित्रों। किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम लिखना है इसमें। तो इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोति, ये 4 प्रकार के अलंकार को आपको लिखना होगा। ये बहुत ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपसे किए जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटियों में मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें ऑप्शन दिए होते हैं, उस ऑप्शन के रूप में पूछे जाते हैं। और तमाम सारी यूनिवर्सिटियों में क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय रूप में होते हैं, जिसको हमें ऑप्शनल के रूप में न देकर के उसका आंसर लिखना होता है मित्रों। तो इसको पूरी तरह से आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यमक अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। तो यमक अलंकार का उदाहरण से पूछा जाए तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और पूरी तरह से इसको आप याद भी कर सकते हैं। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी शमान। तो यहाँ पर देखेंगे, पुनः देखेंगे इस लाइन को, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सजान, तू मोहन की उर्वशी होए उर्वशी समान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मित्रों यमक अलंकार के लिए, इसे आपको नहीं भूलना है। छठा क्वेश्चन जो आपका है, ये छठा क्वेश्चन भी आप इसमें पूछा जा रहा है, अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन थे?
यही आपको बता देना है कि अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन थे। तो इसमें अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य भामा, आचार्य भामा को जाना जाता है मित्रों पहले स्थान पर। जयदेव, आचार्य केशव आदि थे, इनको हमें नहीं भूलना है। अलंकार के 3 भेद होते हैं। तो पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार। ये भेद भी आपको लिख देना होगा। इसके पश्चात आप देखें क्वेश्चन 7 क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों। ये 7वां क्वेश्चन है, किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोति, ये 4 अलंकार यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिनमें आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम लिखिए। तो ये शब्दालंकार के रूप में 4 पॉइंट दिए गए हैं जिनमें आपको 2 को लिखना है। तो ये चारों आप समझे रहें। इसके पश्चात देखेंगे यमक अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। यमक अलंकार का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पर आप देखेंगे उदाहरण को पूरी तरह से। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। एक ही तरह से क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं। ये यमक अलंकार के रूप में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। और इसके पश्चात आप देख रहे हैं मित्रों, और ऊपर जो क्वेश्चन है यमक अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए, यमक अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन एक ही तरह से किया जा रहा है यहाँ पर। इसके पश्चात आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हो गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन थे। अलंकार संप्रदाय के समर्थक के विषय में बताना है। तो अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य भामा, जयदेव, आचार्य केशव आदि थे। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे मित्रों, वक्रोक्त के कितने भेद हैं। वक्रोक्त के कितने भेद हैं, भेद बताना है। तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के 6 भेद स्वीकार किए गए हैं। आचार्य कुंतक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं मित्रों हिंदी के। तो इन्होंने जो है 6 भेद बताए हैं जिन्हें आपको नहीं भूलना है। पहला इसमें है वर्ण विन्यास वक्रता, पहला भेद। दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, और तीसरा है पद परार्ध वक्रता, और चौथा पॉइंट आपको है वाक्य वक्रता, और 5वें में प्रकरण वक्रता, तथा 6वां बिंदु आपको देखना है मित्रों प्रबंध वक्रता। ये 6 जो है वक्रोक्त के भेद हैं जिन्हें आपको पूरी तरह से लिखना होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसमें आप देखेंगे इलियट के निवैयक्तिकता यानी इलियट के निवैयक्तिकता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो इलियट के अनुसार वैयक्तिकता से अनेकता का जन्म होता है, अतः उस पर नियंत्रण रखने के लिए निवैयक्तिकता आवश्यक है। इलियट परंपरा और वर्तमान के मध्य रचनाकार को माध्यम मानते हैं, अतः उनका तर्क है कि जो ये माध्यम मान रहे हैं मित्रों कि माध्यम अर्थात कवि की व्यक्तिगत भाव जो होते हैं, जो कवि की व्यक्तिगत सोच होती है अपनी, वो कवि की व्यक्तिगत सोच को इन्होंने बताया है इसमें को अभिव्यक्त करे तो कला नहीं, यानी कवि का जो सोच है जो अभिव्यक्ति करे वो अपने सोच को अभिव्यक्त करता है तो वो कला नहीं है, ये उन्होंने कहा है। व्यक्तिगता सिर्फ पलायन कला है। व्यक्तिगता क्या होती है, एक पलायन कला के रूप में जानी जाती है। सृजन प्रक्रिया में कवि के समक्ष वर्तमान और अतीत का अनुभव होता है, व्यक्तिगता रह ही नहीं जाती है। तो ये हमें लिखना होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे मित्रों, ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं। ये काव्य शास्त्र के सभी अंग हैं, पूरी तरह से आपको समझना है। ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, नामोल्लेख कीजिए, उनके नाम आपको बताने हैं। तो इसमें जो उत्तर इसका है देखेंगे, इसमें स्थूल रूप से ध्वनि 2 प्रकार की होती है। पहला इसमें बताएंगे, ये पहला जो बिंदु है
अभिधा मूला ध्वनि, यानी पहला जो है अभिधा मूला ध्वनि के रूप में जाना जाता है और दूसरा है लक्षणा मूला ध्वनि। ये आपको नहीं भूलना है, पूरी ही तरह से आप इसको समझ लें कि इसमें दो ही प्रकार होते हैं, अभिधा मूला ध्वनि और दूसरा लक्षणा मूला ध्वनि। और जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, अरस्तु के काव्य संबंधी दो सिद्धांत कौन है? यानी अरस्तु ने जो काव्य सिद्धांत बनाया था उसमें दो सिद्धांत वो कौन से हैं, ये आपको बता देना है। तो अरस्तु के काव्य संबंधी दो सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है अनुकरण सिद्धांत और दूसरा है विरेचन सिद्धांत। दो सिद्धांत है इसमें, अनुकरण सिद्धांत और दूसरा पॉइंट है विरेचन सिद्धांत। ये आपको पूरी तरह से याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखेंगे मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है I.A. रिचर्ड्स की 3 ग्रंथों के नाम लिखिए। यानी I.A. रिचर्ड्स की 3 ग्रंथ लिखे थे उन्होंने इंग्लिश में, उनके आपको नाम बता देने हैं। तो इसमें देखेंगे द फाउंडेशन ऑफ एस्बेस्टस सन 1922 में ये लिखी गई थी। द फाउंडेशन ऑफ एस्बेस्टस ये 1922 की रचना है मित्रों। और दूसरा जो लिखा गया द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये सन 1923 में लिखी गई थी। इसके बाद तीसरी जो रचना इनकी थी द पीपुल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सन 1924 में लिखी गई है मित्रों। तो ये 3 रचनाएं I.A. रिचर्ड्स की, ये 3 रचनाएं मुख्य रूप से हैं जिसको आपको याद रखना है पूरी तरह से। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है I.A. रिचर्ड्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इनके सिद्धांत को आपको बता देना है केवल। तो इसमें देखेंगे I.A. रिचर्डसन ने मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी मूल्य सिद्धांत को इन्होंने बताया था। अपनी रचना में इन्होंने मूल्य सिद्धांत के बारे में बताया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, रिचर्ड्स ने मन को क्या कहा है? यानी मन के बारे में उन्होंने क्या कहा, उनका क्या सोच था, क्या थॉट था उनका। तो इसमें लिखेंगे रिचर्ड्स ने मन को आवेगों का तंत्र कहा है। यानी मन को क्या कहा? आवेगों का तंत्र, यानी मन को उन्होंने आवेग माना, ये इनका कहना था। तो ये हमें नहीं भूलना है। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है I.A. रिचर्ड्स ने काव्य के कितने भेद माने हैं? यानी इनके अनुसार, यानी I.A. रिचर्ड्स के अनुसार काव्य के क्या भेद हैं, कितने भेद बताए गए हैं, तो इसको हमें देखना है। तो I.A. रिचर्ड्स काव्य के 2 भेद माने हैं। इनमें पहला है अपवर्ती कविता और दूसरा है अंतर्वेशी कविता। यानी अपवर्ती कविता और अंतर्वेशी कविता, ये 2 भेद हमें समझना है I.A. रिचर्ड्स के बारे में कि जिन्होंने काव्य के भेद माने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। 18 में पूछा जा रहा है रिचर्ड्स ने भाषा के कितने प्रयोग बताए हैं? यानी कि रिचर्ड्स के बारे में भाषा को कितने प्रकार से इन्होंने बताया प्रयोग के बारे में। तो इसमें आपको लिखना है रिचर्ड्स ने भाषा के 2 प्रकार के प्रयोग बताए हैं, जिसमें पहला है वैज्ञानिक प्रयोग और दूसरा है रागात्मक प्रयोग। यानी वैज्ञानिक प्रयोग और रागात्मक प्रयोग, 2 ही प्रयोग इन्होंने बताया है मित्रों। इसको आपको पूरी तरह से लर्न रखना है, याद रखना है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है I.A. रिचर्ड्स के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताइए। यानी I.A. रिचर्ड्स के प्रमुख जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। I.A. रिचर्ड्स का प्रमुख ग्रंथ फिलॉसफी ऑफ द रिटोरिक है। यानी फिलॉसफी ऑफ द रिटोरिक, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे मित्रों I.A. रिचर्ड्स का पूरा नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राय सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है कि I.A. रिचर्ड्स का पूरा नाम क्या होगा। तो आप जानते चलें कि I.A. रिचर्ड्स का पूरा नाम है आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। यानी आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स, ये हमको याद रखना है। इसके पश्चात आप देखेंगे मित्रों अगला ये क्वेश्चन नंबर 21, T.S. इलियट का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बात आप समझते चलेंगे मित्रों, जो कि हिंदी लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर के भी पोएट्स और राइटर्स को रखा गया है, जिससे कि सारी जानकारी यानी फुलफिल नॉलेज आपको हो पावे। तो ये प्रयोग
आधुनिकता को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है, जो कि सभी यूनिवर्सिटी ने इसको मान्य किया और सभी ने अपने सिलेबस में इसको दिया स्थान, और सारी यूनिवर्सिटी में इस तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो आपको कतई नहीं भूलना है कि इनकी रचना के विषय में, इन लोगों से के संबंध में क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो पूरी तरह से आप उसको सेटिस्फाई होकर के उत्तर देंगे। टी.एस. इलियट का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टी.एस. इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, टी.एस. इलियट का पूरा नाम बताइए। तो टी.एस. इलियट का पूरा नाम थॉमस स्टीअर्न्स इलियट है, यानी थॉमस स्टीअर्न्स इलियट, यानी थॉमस स्टीअर्न्स इलियट के रूप में इनका पूरा नाम जाना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, इलियट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इलियट ने निवैयक्तिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी निवैयक्तिकता का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है, इसको हमको जानना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, कॉलरिज की पुस्तक का नाम बताइए, यानी कॉलरिज की पुस्तक का नाम बताइए। सारे इंग्लिश राइटर हैं, इनके जो पुस्तक है, जो इनकी रचना है, उसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया, यानी कि बायोग्राफिया लिटरेरिया इनकी पुस्तक का नाम है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ड्सवर्थ की काव्य शास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम बताइए। वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ नेचर कहे गए हैं इंग्लिश लिटरेचर में मित्रों, तो इसको हम हिंदी में भी समझ लें कि वर्ड्सवर्थ के काव्य शास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम बताना है। तो काव्य शास्त्र संबंधी पुस्तक जो है उसका नाम आपको जानना आवश्यक है। तो उसको लिरिकल बैलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिरिकल बैलेट्स के रूप में वो जानी जाती है। जो पुस्तक इन्होंने लिखा वर्ड्सवर्थ ने, वो लिरिकल बैलेट के रूप में जाने जाते हैं। तो दीज 25 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। किसी भी विश्वविद्यालय से आप यदि परीक्षा के रूप में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 25 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिनमें कि केवल आपको 10 क्वेश्चंस ही करने होते हैं, और ये 10 क्वेश्चंस आपको 20 मार्क्स दिलाने के लिए गारंटीड है मित्रों। तो पूरी ही तरह से आप इस वीडियो को देखेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और यदि आपने पूरे ही वीडियो को देखा अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के रूप में, तो आपके लिए 100% गारंटी के साथ आपको मैं बता सकता हूं कि आपको 20 मार्क्स गेन करने में किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे मैं आपको आपसे संबंधित इंटरेस्ट युक्त वीडियो उपलब्ध करा सकूं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।